आपको पता है न्यूजीलैंड की खास बात क्या है? न्यूजीलैंड में सांप नहीं है, पर जैसे काम न्यूजीलैंड में हो रहे हैं मुझे लग रहा है सांप की जरूरत पड़ी नहीं है, क्योंकि इंसानों ने ही सांप की जगह ले ली है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मर्जाना ट्रैवलर की एक और वीडियो में। उम्मीद है आप सब अपने घरों में ठीक ठाक होंगे। आपकी दुआ और आपके प्यार से हम सभी अपने घरों में ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो में मैं थोड़ा सा उसी चीज के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं जो आजकल बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक बना हुआ है। वो है जो न्यूजीलैंड में एक वर्क वीजा का जो स्कैम चल रहा है। तो आज हम उसके थोड़े से रीजन को डिस्कस करेंगे भी ऐसा हो क्यों रहा है, इसका पीछे रीजन कौन है, इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है। और मैं आपको एक दो ऐसे इंसिडेंट्स बताऊंगा, आपको लगेगा भी यार यहाँ तो अपने ही लोग अपने लोगों के वैरी बने हुए हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको पता है न्यूजीलैंड की खास बात क्या है? न्यूजीलैंड में सांप नहीं है, पर जैसे काम न्यूजीलैंड में हो रहे हैं मुझे लग रहा है सांप की जरूरत पड़ी नहीं है, क्योंकि इंसानों ने ही सांप की जगह ले ली है। अपने ही लोग जब अपने लोगों को डसने लग जाए तो फिर वहां पे सांप की क्या जरूरत है। 2016 के आसपास न्यूजीलैंड में एक बड़ा स्कैम हुआ था जो एजुकेशन फील्ड में था। मतलब जैसे अभी वर्क वीजा वाले लोगों को मतलब पैसे लेके बुलाया जा रहा है, उस टाइम पे ऐसा ही एजुकेशन फील्ड में लगातार एंट्री हो रही थी। उस वाले स्कैम में भी बहुत बड़ी करप्शन इन्वॉल्व थी। सिमिलरली आज जो वर्क वीजा का स्कैम चल रहा है उसमें भी 10 से लेके 25 लाख तक बहुत बड़ी करप्शन इन्वॉल्व है। मैंने ये वाली बात क्यों बोली भी, इंसान अपने ही अपने लोगों को डस रहे हैं, क्योंकि जो इंसिडेंट्स काफी ज्यादा, ऐसा नहीं मैं बोल रहा भी सारे इंसिडेंट्स, काफी इंसिडेंट्स ऐसे सामने आए जहां पे अपने ही लोगों ने अपने ही लोगों को मतलब ठग लिया। मैं ठगा वर्ड यूज करूंगा क्योंकि किसी की मेहनत की कमाई, किसी की लाइफ सेविंग आप लूट के ले रहे हो किसी गलत तरीके से, तो उसको लूट नहीं बोलते हैं, उसको ठग नहीं बोलते हैं। एक इंसिडेंट सामने आया था भी, एक साडू, मतलब वो जो हम शायद हिंदी में सांडू बोलते हैं और पंजाबी में साडू बोलते हैं। एक साडू यहाँ पे था और एक इंडिया में था, यहाँ वाला सेटल था। तो उसने अपने दूसरे साडू को बोला, बात हुई, दोनों में बोला होगा भैया यहाँ पे सेट है काम। तो उसने उससे आई थिंक 25 लाख में, उसका जो न्यूज सामने आई है, 25 लाख में उसका वीजा लगवाया यहाँ पे, और वो यहाँ आ गया। 25 लाख देके उसने पता नहीं कैसे अरेंज किया होगा, 25 लाख में यहाँ पे आ गया। उसको कोई काम नहीं है, कोई ना कोई बहाना बना रहा है, अभी ये है अभी वो है, कोई काम नहीं मिला। जब उसको लगा भी यार 1 महीना हो गया कोई काम नहीं मिल रहा, तब जो यहाँ पे था उसने बोला भी मुझे 15 लाख 10 लाख और दो, तब जाकर मैं तुम्हें काम दिलवाऊंगा। अगर तुम नहीं दोगे तो मैं तुम्हें डिपोर्ट करा दूंगा, मेरी यहाँ पे अच्छी पहचान है पुलिस में, मेरी यहाँ लीडर्स में अच्छी जान पहचान है, तो मैं तुम्हें डिपोर्ट करवा दूंगा। वो बंदा डर गया अब वो, क्योंकि अब उसको उसने ये चीज तो एक्सपेक्ट नहीं की थी। उसको लगा था जाऊंगा, काम करूंगा, पैसे कमाऊंगा, घर भेजूंगा, लाइफ सेट हो जाएगी, बच्चे सेट हो जाएंगे। पर जब उससे और पैसे मांग लिए, वो भी किस बेस पे, अगर तुम्हें वहां पे स्टे करना है, मतलब काम दिलवाना तो दूर की बात है, अगर तुम्हें वहां पे स्टे करना है, धमकियां कैसी दे रहे हैं भी मैं तुम्हें डिपोर्ट करवा दूंगा, जेल करवा दूंगा। पर जब उसके पास, उसने हाथ ही खड़े कर दिए भी भाई मेरे पास पैसे नहीं है, जितने थे मैंने इकट्ठे करके तुम्हें दे दिए। सके साडू ने उसको एयरपोर्ट पे छोड़ दिया भी मैं तुम्हें डिपोर्ट कर रहा हूँ। वो तो बंदा, मतलब इतना स्ट्रेस लेवल उसका बढ़ गया, वो बंदा वहां पे बेहोश हो गया, एयरपोर्ट पे जाके बेहोश हो गया। तो वो जब बेहोश हुआ, तो ऐसा तो है नहीं बेहोश को जाके आप प्लेन में चढ़ा दोगे, तो बेहोश हो गया। तो उसको हॉस्पिटल लेके गए, पुलिस वाला ने पूछा क्या सीन है, तब ये बात सामने आई। समझ रहे हो आप बात नहीं? मतलब सका साडू सके साडू के साथ ऐसा कर रहा है। और ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है, ऐसे हजारों इंसिडेंट हैं जहां पे कोई दोस्त, कोई भाई बहन, पता नहीं कौन कौन किसके साथ सब ठगने में लगे हुए हैं। जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था भी, एक जगह पे कितने कितने लोग आ रहे हैं, और उसमें आपने नोट किया होगा मैक्सिमम लोग हैं, जो मैक्सिमम मतलब आप मान के चलो भी 100 लोग हैं तो 100 में से 40 लोग ऐसे हैं जो ड्राइविंग फील्ड से रिलेट करते हैं, मतलब उसके बेसिस पे यहाँ पे एक्रेडिटेड वर्क वीजा लेके आए हैं। और उसमें से काफी ज्यादा ऐसे हैं जो दुबई से आए हैं। उसका एक मेन रीजन क्या है, क्योंकि दुबई में क्या है, आप पैसे तो अच्छे खासे कमा सकते हो, और वहां पे रेजिडेंसी का कोई स्कोप नहीं है। तो उनका जब फ्यूचर पूरा क्लियर नहीं होता, उनको लगता है यार यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है फ्यूचर में, तो वो दूसरी किसी कंट्री में मूव करने का सोचते हैं। एक रीजन तो ये है। दूसरा रीजन क्या है भी, उन्होंने एजेंट पे इतने पैसों का भरोसा कैसे किया भी हमें वहां पे काम मिल जाएगा, क्योंकि दुबई में ये सिस्टम चलता है। वहां पे क्या है, जो आपकी रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं वो वहां पे वो आपको हायर करती हैं, और वो वहां पे आपको, अगर वहां उनका खुद का काम नहीं होता, खुद के ट्रक वगैरह, क्योंकि वैसे तो वहां पे ट्रक्स होते हैं, मतलब खुद की कंपनियों के बड़े बड़े ट्रक होते हैं, मैं सिर्फ ड्राइविंग फील्ड में बात करता हूँ, वहां वो काम करते हैं। अगर वहां पे काम नहीं मिलता तो वहां पे किसी और काम पे आपको भेज दिया, किसी और कंपनी में, मतलब एक दूसरे की जगह लेने के लिए। अगर कोई छुट्टी पे है या कहीं गया हुआ है, उसका काम, जब उसके पास ज्यादा काम है, तो ऐसे काम आपको मिलता रहता है। तो उन लोगों ने सोचा कि यहाँ पे भी यही सिस्टम होता है न्यूजीलैंड में, तो वो इस भरोसे पे यहाँ पे आ गए एक बेटर लाइफ की अपॉर्चुनिटी में। पर उनको नहीं पता था भी यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम अलग है। यहाँ पे
सबको अपना अपना ही करना पड़ता है। सिर्फ यही रीजन नहीं है भी सबको अपना अपना करना पड़ता है, इसके साथ साथ क्या है, जब न्यूजीलैंड इमिग्रेशन ने ये चीजें खोल दी अभी आपको अपने बिजनेस के लिए आप बाहरली कंट्री से बंदे मंगवा सकते हो, एम्प्लॉयज मंगवा सकते हो, तो वो सब ने मंगवा लिए। ऐसा नहीं भी जिसको जरूरत है उसी ने मंगवाए, वो सब ने मंगवा लिए। इससे हुआ क्या, अगर आपके पास काम नहीं है तो ऐसा नहीं भी आप किसी और कहीं और उसको भेज सकते हो, क्योंकि वहां पे भी पहले से बंदे आ रखे हैं। तो वहां पे क्या हुआ, लोग ज्यादा हो गए, काम उतना नहीं रहा, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो मैं जेन्युइन बंदों की बात कर रहा हूँ, जिनका मोटिव ऐसा नहीं था भी हमें फ्रॉड करना है, जिनका रियल में था भी चल आएंगे तो काम ऐसे दिलवा देंगे, तो वो उनकी बात कर रहा हूं मैं। अभी स्कैम पे नहीं आया भी, जो जिन्होंने बिल्कुल इंटेंशन के साथ स्कैम किया है। एक और इंसिडेंट आपके साथ शेयर करता हूं। दुबई से एक बंदा आया, उसने वहां यहाँ पे आके न्यूजीलैंड में आके उसको रियलाइज हुआ भी यार यहाँ पे तो कोई काम नहीं है, मैं तो यहाँ पे आके उल्टा फंस गया हूं। वो 15 लाख दे के आया था। उसने इसकी रिकवरी कैसे सोची, उसने अपने दोस्त को, जो वो भी दुबई में था, उसका दोस्त, उससे बातें की। वो बोला भी यहाँ पे बहुत सही है, यहीं पे आजा, फलाना दिमकाना, ये वो, बस सिर्फ 25 लाख लगेंगे। खुद 15 लाख पे आया था और उसको 25 लाख बोला। वो बेचारा इसकी बातों में आ गया, वो 25 लाख दे के आ गया। ये बंदे ने अपना तो 15 लाख रिकवर किया है और 5 लाख 10 लाख जो भी एक्स्ट्रा बनाया वो बना के उसको फंसा के खुद निकल गया। ये दोस्त के साथ किया। पहले आपको मैंने बताया साडू ने साडू के साथ किया। कोई किसी को नहीं छोड़ रहा है, जिसको मौका लग रहा है सब लूट रहे हैं। न्यूजीलैंड इमिग्रेशन की माने तो न्यूजीलैंड इमिग्रेशन ने जब से ये स्कीम लॉन्च हुई है, मतलब जुलाई 2022 के बाद, उन्होंने 81,000 वीजा एक्रेडिटेड वाली स्कीम में अप्रूव कर दिए। 81,000 एक साल के अंदर अंदर। और वो कितने लोगों ने अप्लाई किया, मतलब एम्प्लॉयर कितने थे, वो थे अराउंड 30,000। मतलब 30,000 एम्प्लॉयर्स ने 81,000 एम्प्लॉयज के लिए एप्लीकेशन डाली थी, जो अप्रूव हो गई है। और उसमें से 70,000 लोग जो न्यूजीलैंड पहुंच चुके हैं, 10-15,000 अभी आने बाकी हैं। तो अभी ये जो डाटा है, जितना भी जो सामने न्यूज आ रही है भी वहां 400 मिल गया, वहां 100 मिल गया, 150 की हालत बुरी है, ये 70,000 न्यूजीलैंड में आ रखे हैं। हम बहुत मान के चलते हैं भी भाई बहुत ज्यादा, 50,000 के आसपास मान लो, बिल्कुल सही जेन्युइन है। फिर भी 10-15,000 ऐसे, मैं बोल रहा हूं अगर 10-15 नहीं, कम से कम 2-3,000 तो ऐसे हैं जो फ्रॉड हुए हैं। 2-3,000 फ्रॉड, मतलब अगर एवरेज बंदा 10 लाख देके भी आया तो आप मार के कितने करोड़ों का स्कैम हो गया। जैसे यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन कंपनी थी ऑकलैंड में, उसका नाम बहुत ज्यादा आ रहा है क्योंकि उस अकेली कंपनी ने आई थिंक 150 के आसपास एम्प्लॉयज को बुलाया, जितना इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जितना न्यूज में आ रहा है 150 के आसपास एम्प्लॉयज को बुलाया। अब उसका प्रॉब्लम क्या है, सिर्फ ये नहीं कि हो सकता है उसके पास काम बड़ा हो, बड़े ज्यादा टेंडर हो, बड़े प्रोजेक्ट हो, बुला सकती है, पर इशू क्या हुआ, उसको सिर्फ आई थिंक 50 या 60 की जरूरत थी, उसने ज्यादा मंगवा लिए क्योंकि उसको उम्मीद थी कोई उसको और बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाएगा। पर प्रॉब्लम कहां पे हुई, उसने ज्यादा तो मंगवा लिए इस उम्मीद में भी बड़ा प्रोजेक्ट मिलेगा, पर उसके बाद जो पहले प्रोजेक्ट था वो भी चला गया। अब जो 150 आया वो तो है ही है, और जो उससे आप पहले 60-70 लोग काम कर रहे थे वो भी गए। पर ऐसी एक कहानी नहीं है, ऐसी बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं जहां पे अपने लोग मतलब जो माइग्रेंट है, मैं अपने में मतलब ऐसा नहीं मैं सिर्फ या पंजाबी कम्युनिटी या इंडियन कम्युनिटी या गुजराती, साउथ इंडियन, किसी को टारगेट नहीं कर रहा, अपने मतलब जो भी माइग्रेंट हैं, जो प्रॉपरली इसी वीजा पे आए हैं या खुद कभी ना कभी 2 साल पहले 4 साल पहले माइग्रेंट बन के आए थे, वो अब जो आने वाले माइग्रेंट हैं उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। एक और सुन के जाओ इंसिडेंट। एक 27 साल का लड़का, वो जो पेंटर था, बिल्कुल अलग स्किल है उसके पास, वो पेंटर था, वो यहाँ पे आया, वो 10 लाख में आया था। वो आया 1 महीना, जो भी उसका एम्प्लॉयर था जिसके थ्रू जिसपे के पास आया था, 1 महीना उसके घर पे रहा, कोई काम नहीं, कोई पेड काम नहीं, मतलब काम तो उसके थोड़ा बहुत शायद इधर उधर करा। न्यूज में आ रहा है भी उसको कोई पेड काम नहीं मिला उस 1 महीने में। 1 महीने बाद उसका एम्प्लॉयर उसको बोलने लगा भी मुझे 10 लाख और दो, अदरवाइज मैं तुम्हें डिपोर्ट कर दूंगा। यही धमकी सारे देते हैं भी मैं तुम्हें डिपोर्ट करवा दूंगा, मैं तुम्हारे साथ ये कर दूंगा। और माइग्रेंट के मन में डर होता है भी यार कहीं मुझे डिपोर्ट ना करवा दे, बैन ना करवा दे, जेल ना करवा दे, लोग पुराने हैं यहाँ पे। उस बंदे ने बेचारे ने मिन्नतें की भी यार मैं यहाँ पे, मैंने अब जो भी था मैंने तुम्हें दे दिया, मेरे पास कुछ नहीं है। पर जब वो नहीं माना तो उसको 2-3 बंदे छोड़ के उसकी टिकट करवा के उसका एयरपोर्ट पे छोड़ा है। जब उस बंदे को लगा भी अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो बंदा चिल्लाने लग गया भी मुझे पुलिस की हेल्प चाहिए, मुझे पुलिस की हेल्प चाहिए। जैसे ही वो चिल्लाया, ये तीनों बंदे भाग के वहां से चले गए। अब उसको पुलिस की हेल्प मिली तो पूरी जब जांच पड़ताल हुई तो पता चला भी यार ये तो इसके साथ तो ऐसा हो रहा है। मतलब ऐसे तो वो लोग हैं जो सामने आ रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया भी पता नहीं कितने हजारों नंबर ऐसे हैं जो अभी तक सामने नहीं आए, जस्ट बिकॉज हो सकता है उनको 1 दिन का या 2 दिन का काम मिल रहा होगा, उनको डर होगा भी कहीं हमारा वो भी काम नाम से चला जाए। मतलब ये नंबर बहुत बड़ा हो सकता है। इस डाटा के बेसिस पे जो इनके इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला भी भाई ये बहुत ही सीरियस कंसर्न है, बहुत बड़ा इशू है, इसको हम हल्के में नहीं लेंगे। तो उन्होंने अलग अलग जगह पे, जितने भी मैंने जो आपको कल एक वीडियो दिखाई थी, तो उन्होंने उसी रात पे एक जगह नहीं कम से कम 4 से 5 जगह पे उन्होंने जाके पता किया भी
पूरी डिटेल ली है, उन एम्प्लॉयज की डिटेल ली है, उनका पूरा चेक होगा। और साथ में उन्होंने बोला भी पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे भी एम्प्लॉयर्स ने कौन कौन सी डिटेल दी थी जब उनकी कंपनी को पास किया गया था, मतलब किस बेसिस पे उनको अलाउ किया गया, अभी तुम्हें लिए एम्प्लॉयज को बुला लो, कौन से चेक्स थे जो उनको दिए गए थे और क्या उन्होंने प्रॉपरली फुलफिल किए थे। क्योंकि इस पॉलिसी में कोई ना कोई लूप होल तो था जिसके चक्कर में इतना ज्यादा ये एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। रीजन क्या था भी, पहला लूप होल तो ये था भी ये इनको 3 महीने का एक ट्रायल पीरियड दिया गया था भी अगर 3 महीने के अंदर अंदर आप जिसको बुला रहे हो, अगर आपको उसका काम पसंद नहीं आता या कोई भी रीजन ऐसा लगता है भी यार प्रॉपरली काम नहीं कर रहा या वहां यहाँ पे सेट नहीं बैठ रहा, तो आप उसको नोटिस देके निकाल सकते हो। तो इन लोगों ने उस चीज को एज ए अपॉर्चुनिटी लिया भी हम सबको बुला लेते हैं पैसे लेके और यहाँ पे निकाल देंगे। तो एक तो ये चीज थी। दूसरी चीज क्या थी, जब यहाँ पे लोगों का बिजनेस खराब हो रहे थे तो जो कंपनी को एक्रीडिटेशन के लिए फॉर्म अप्लाई करना था उसका एक लिमिटेड पीरियड उन्होंने शायद 1 ईयर रखा था। पर कई तो ऐसे थे भी लोग बातें कर रहे थे भी यार मैंने 2 दिन पहले कंपनी रजिस्टर करवाई है, क्या मैं एक्रीडिटेशन के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। मतलब वो जो एक बार थी, जो एक चेकलिस्ट थी, उसके ऊपर भी पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी कि क्या वो प्रॉपरली फॉलो की गई है या नहीं की गई। तो अभी ये पूरी डिटेल सामने आएगी, पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद एक प्रॉपर रिजल्ट आएगा। प्रॉपर इंक्वायरी के बाद पता चलेगा भी कौन कल्प्रिट है। क्योंकि गलती यहाँ पे सिर्फ एक बंदे की नहीं है, क्योंकि न्यूजीलैंड इमिग्रेशन को भी हम प्रॉपरली रिस्पॉन्सिबल नहीं मान सकते, क्योंकि उन्होंने तो अच्छे के लिए किया था, क्योंकि लोगों के बिजनेस डूब रहे थे। उन्होंने लोगों की हेल्प के लिए उनको बोला था भाई अगर आपके बिजनेस डूब रहे हैं और आपको लग रहा है भी कोई स्किल्ड बंदा आपकी नजर में है तो आप उसको बुला सकते हो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। पर हमारे लोगों मतलब माइग्रेंट, मैं माइग्रेंट की बात कर रहा हूँ, लोगों ने इसको एज ए अपॉर्चुनिटी समझा भी यार ये तो बहुत अच्छा मौका है पैसे कमाने का। पर वही बात है, अब लोगों की भी गलती नहीं है। उनको लगा था भी अगर थोड़े से पैसे देके हमारा फ्यूचर बन रहा है, हमारा फ्यूचर सिक्योर रह रहा है, तो हम क्यों ना चले जाएं। तो इसमें किसी एक को हमें दोषी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी भी इसको एक प्रॉपर चैनल के थ्रू, प्रॉपर स्टेप्स के साथ, प्रॉपर चेकलिस्ट के साथ करना चाहिए था। अब क्या कर सकते हैं, जिनके साथ ये चीजें हो गई, पर जिनके साथ नहीं हुई, जो अभी इस चीज में है, मतलब जो अभी इन्वॉल्व हो रहे हैं या हो आगे इनका जिनका प्लान है, तो प्लीज मैं बार बार आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, बहुत ध्यान से पूरा चेक करके, पूरी चीजें पढ़ के, अप्लाई करने से पहले उस कंपनी के बारे में हो सके तो प्रॉपर डिटेल निकाल लो। अगर आपका जान पहचान का कोई है तो उससे बोलो कि भाई वहां जाके थोड़ा बहुत पता करे, इमिग्रेशन को मेल करो, लाइसेंस एडवाइजर से कांटेक्ट करो, जो हो सकता है करो यहाँ आने से पहले। क्योंकि यहाँ आप इतना पैसा लगा के आ जाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए वो सारी चीजें रिकवर करना, अगर आप ऐसी कंडीशन में फंस गए। तो बस इन्हीं चीजों के साथ आज की वीडियो को खत्म करते हैं। जैसी कोई अपडेट आती है मैं आपको फिर अपडेट करता रहूंगा। बाकी आप लोग खुश रहो, अपना ख्याल रखो, अपने परिवार का, अपने दोस्तों का ख्याल रखो, प्यार बांटते रहो। तब तक के लिए रब रखा।